अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ शिद्दत क़ल्ब बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 41। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये राइटर का हक होता है। तो चलें हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। शरीफ घरों की लड़कियों को ज़ेब नहीं देता कि वो आधी रात को बाहर जाए। उसके कमरे से लेकर एजे ने गैराज तक उसका पीछा किया था। उसने कॉरिडोर पर हाथ रखा कि दफतन उसे अपने अकब से भारी मर्दाना निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ऐना ने हंकारा भरा और बगैर पलटे नज़रअंदाज किया गया। फिर ऐना ने हैंडल घुमाया और अंदर बैठने लगी, लेकिन इससे पहले ही एजे ने उसकी आहनी कलाई अपने मजबूत शिकंजे में ली। क्या शरीफ घरों के लड़कों को ज़ेब देता है कि वो लड़कियों को छुए? उसने खींच कर तंज मारा था सीधा एजे के मुंह पर, क्योंकि वो उधार रखने की कायल नहीं थी। इस वक्त तुम कहीं नहीं जाओगी तो खामोशी से कमरे में चलो, वो वॉर्न कर रहा था। हाथ अभी भी ऐना की कलाई पर विराजमान था, जिसे वो मोहलत से झटक चुकी थी। ये मगरूरी अंदाज ऐना को भाने लगा था। और किस हक से रोकोगे तुम मुझे? वो बिगड़ी दोनों हाथ सीने पर बांध लिए तासुरात कुछ बोल जाहिर कर रहे थे, जैसे कि मैं तुम्हारी बांदी नहीं हूँ, तुम्हारा होने वाला शौहर होने के हक से। मुकाबिल ने संजीदगी से कहा था। उस पर जचती थी संजीदगी भी, लेकिन वो सीरियस ही नहीं रहता था। ये हक तुम बहुत पहले खो चुके हो। लफ्ज़ों में जहर वो न जाने कहाँ से लाती थी। एकाएक एजे ने उसे नागवार नज़रों से घूरा। इसीलिए तुम किसी दूसरे की तलाश में हो? उसने तीर निशाने पर छोड़ा था, जनन के हाथों मजबूर होकर, क्योंकि हॉल से गुजरते हुए वो जब उसका पीछा कर रहा था तो उसने ऐना को कॉल पर कहते सुना था कि मैं आ रही हूँ। बस फिर एजे ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, जलती पर तेल डाल दिया। ज़बान संभाल कर बात करो एजे। वो भबर गई। शेरनी सा दहाड़ते हुए उसका दिल चाहा एजे का मुंह नोच ले। क्यों वो ना चाहते हुए भी उससे बहस व मुबाहिसे पर आ जाती थी। आखिर क्यों? मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झाँक लो। ना तो मैं तुम्हारी मिरास हूँ और ना ही जागिए, समझ गए? उसकी निगाहें चील सी थी, चीर देने वाली निगाह। एजे ने होशियारी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और फुर्ती की रफ्तार से कीज उसके हाथ से अपने हाथ में ली। लेकिन मुस्तकबिल की बीवी ज़रूर हो। इस अचानक अफ्तार पर ऐना पैर पटकती ही रह गई। या तो वो अपने बाल नोच लेगी या फिर एजे के। उफ, तुम अजाब हो एजे, अजाब। ऐना ने इश्तियाल के आलम में गाड़ी को पैर से ठोकर मारी। क्या मतलब अब? वो इस डेंजर जोन की वजह से कहीं जा भी नहीं सकती? क्या मुसीबत थी? आदत डाल लो, पूरी ज़िंदगी सज़ा को ही झेलना है। और बालों में हाथ फेर गया। मुस्कुराहट गहरी हुई, दोनों गाल पर गढ़ा पड़ा, दिलकश गढ़ा। एजे कीज़ वापस करो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? कैफ़े जाना है। वो झंझला गई। क्यों जाना है? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? मुझे ताज़ी हवा लेनी है बस। उसका सब्र का पैमाना था जो एजे को झेल रही थी। चलो मेरे साथ, मैं देता हूँ ताज़ी हवा तुम्हें। एजे ने गाड़ी ऑन की, चाबी लगाई, फिर उसका हाथ पकड़ा, बैक डोर खोला, उसे अंदर धक्का दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जितनी देर में उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला उतनी देर में ऐना बैक सीट से फ्रंट सीट पर 1 सेकंड से पहले सवार होती। इंग्लिशन में चाबी घुमा गई, जबकि पहला काम उसने बटन दबाकर डोर्स लॉक किए। और एजे बेचारा दरवाजे का हैंडल ही घुमाता रह गया। इससे पहले कि वो कुछ समझता, ऐना जन से गाड़ी को भगा ले गई। देखते ही देखते एजे ने अपनी हैवी बाइक की चाबी निकाली और सेकंड से पहले वो उसका पीछा करने के लिए हैवी बाइक को आंधी तूफान की तरह उड़ा ले गया। ऐना की कार तेज़ रफ्तार में थी, लेकिन एजे की हैवी बाइक वो तो हवाओं में उड़ रही थी। सड़क सुनसान थी, आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। वो देख रही थी कि एजे उसका पीछा कर रहा था कि देखते ही देखते एजे हैवी बाइक को उसके करीब लाता रिवर्स करता हुआ उसकी कार के बिल्कुल सामने आ गया। हालांकि इस अचानक अवतादगी पर ऐना ने बमुश्किल ब्रेक लगाई और उसका सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। एजे बाइक से उतरा और उसकी साइड आता विंडो को बजाने लगा। ऐना, गाड़ी से उतरो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगी। ओहो, रौब झाड़ता हुआ लहजा। ऐना ने तंग आकर अपनी पेशानी को मसला। ये अब ज्यादा हो रहा था। क्या मसला है तुम्हें एजे? पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम मेरा? विंडोर विंडो खोलती हुई वो चीख पड़ी। सन्नाटा होने की वजह से उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजी। क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं रहा जाता अब तुम्हारे बगैर। तुम्हें देखता हूँ तो सुकून मिलता है। तुम अगर आंखों से ओझल हो जाओ तो मेरा दिल घबराने लगता है।
ऐना गाड़ी से बाहर निकली तो एजे ने उसे अपने लफ्ज़ों से मुंजमद कर दिया। अब कौन सी नई चाल है ये तुम्हारी? नहीं, ये धोखा भी तो हो सकता था। एजे कैसे बदल सकता था? ऐना को उसकी बातों में नहीं आना था। क्या वो भूल गई थी कि एजे ने किस तरह से उसका दिल तोड़ा था? तुम समझती क्यों नहीं है ना, मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। एक पल के लिए ऐना मिट्टी का ढेर बन गई। हलक में कुछ अटका, शायद सांस। तुम झूठे हो एजे, तुम झूठे हो। वो यकीन नहीं कर सकती थी। उस यकीन नहीं तो उसे तोड़ा था। मैं सच कह रहा हूँ ऐना, तुम मेरे दिल में धड़कन बनकर धड़कने लगी हो। जब से मुझे पता चला है कि तुम मेरी कज़िन हो, मेरी मंगेतर हो, तब से मुझे मलाल हो रहा है कि मैंने क्यों तुम्हें छोड़ा, क्यों तुम्हें धोखा दिया, क्यों तुम्हारा दिल तोड़ा। हुआ ऐना के हाथ थाम चुका था। आंखों में ठहरते पानी को ऐना ने बखूबी देखा था। हालांकि ऐना की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जानता था, लेकिन कब से। ऐना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, एक मौका दे दो मुझे, तुम्हारी कसम, मैं तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूँगा। एजे घुराया, मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर। ऐना साकित थी। क्या उसे एजे को माफ़ कर देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए? क्या उसे ये करना चाहिए? तुम्हें सब पता था? हाँ, कब से? उस रात से जब मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। ओह, तो ये बात थी। इससे पहले ऐना कोई सवाल करती, एजे का मोबाइल रिंग हुआ। हौजान कॉलिंग। फिर उसने कॉल उठाई, स्पीकर पर डाला और कुछ ही मिनट बाद वो दोनों जैसे आए थे अब वैसे ही वापस जा रहे थे। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, लेकिन पैलेस के तकरीबन आधे अफराद हरमान के रूम में थे। कुछ डिस्कस हो रहा था, एक के बाद दूसरा बोल रहा था। लेकिन क्या डिस्कस हो रहा था? परसों हम सब पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन बीजान के अलावा किसी को नहीं मालूम कि तुम सब कौन हो। समझ गए? इसीलिए मैंने ये प्लान किया है कि हम मम्मा पापा को बोलेंगे, ये बोलेंगे कि ये सब हमारे दोस्त हैं और कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आए हैं, और इन्हीं कुछ दिनों में तुम सब ने उनका दिल जीतना है, क्योंकि फिर हमें वलीमे के फंक्शन में ताया जान और ताई जान को इनवाइट करना है। ये सब प्लान के मुताबिक होगा, बस ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो। फजान ने अच्छे से उन्हें समझाया था। वो सब घेरे में खड़े थे और गोल घेरे में खड़े एल्फ की निगाह बार बार ज़ारान पर उठ रही थी। वो कितना बेमुरवत हो गया था, उसे देख ही नहीं रहा था। क्या हम उन सबको अपने निकाह के बारे में बता दें? एल्फ ने उसके करीब होते सरगोशी की, लेकिन ज़ारान ने कोई जवाब न दिया। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं बता दूंगी। वो धमकी पर उतर आई। मैडम, आप कुछ नहीं बताएंगी, हवेली पहुंचकर मैं खुद ही सबको बता दूंगा। वो बगैर एल्फ को देखे बोला, सबसे बड़ा आशिक तो ये ज़ारान निकला। उसके साथ खड़े हरमान ने उस पर तबसरा किया तो तकरीबन सब का कह कहा एक साथ बुलंद हुआ। फिर रात देर तक उनके दरमियान न जाने क्या क्या डिस्कस होता रहा। सुबह नाश्ता करने के बाद सभी हॉल में मौजूद थे। 2 सीटर सोफे पर हौजान और नाजली को बिठाया गया था और बाकी सब उनके आसपास खड़े थे। हौजान खानज़ादा नाजली के दोनों मेहंदी से भरे हाथों को थामे हुए था और उसमें अपना नाम ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो कैप्टन हौजान खानज़ादा था, एक सीक्रेट एजेंट, कोने कोने से अपने दुश्मनों को ढूंढने वाले को आज अपनी बीवी की मेहंदी में अपना नाम नहीं मिल रहा था। भाई, ये फ्लावर्स के अंदर भी देखे, ऐना चहकती हुई बोली थी। सबने महसूस किया था वो बाकी दिनों की निस्बत आज बदली बदली दिखाई दे रही थी। रात को जब मीटिंग ख़त्म हो गई थी तब उसने मायसा से बात करते हर चीज़ बताई थी, और मायसा ने उससे फ़कत यही कहा था कि ऐना, अगर वो एक मौका मांग रहा है तो दे दो, क्योंकि वो तुम्हारा है और तुम उसकी हो, तो ख्वामखा की नाराज़गियों का कोई जवाज़ नहीं। मायसा के जवाब के ज़ेर असर उसने यही पूछा था कि एक मौका देकर आजमाया जाए, वरना बदला तो उसका भी बाकी था। ये रहा, मिल गया मुझे अपना नाम। तकरीबन आधा घंटा मज़ीद ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अपना नाम मिल ही गया। ये रस्म भी ख़त्म हुई। कुछ ही वक्त बाद वो सब बारात की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए कि हॉल में मटर गश्त करते हुए हरमान खानज़ादा यमुना के करीब आया। एक दो बात करने के बाद वो सीधा मुद्दे की बात पर आया। यमुना, हम सब कल पाकिस्तान जा रहे हैं, क्या तुम भी चलना चाहोगी? लो, उसने तो यमुना के सर की दर्द खुद ही ख़त्म कर दी। वो यही सोच रही थी कि आखिर किस तरह उनके साथ जाने का मंसूबा बनाए। अगर तुम चाहते हो तो चली जाती हूँ। आह, शातिर यमुना, तो फिर चलो, मैं तो चाह ही रहा हूँ, तुम तैयारी करो, हमारी तो हो चुकी है। वो सहूलत से बोला। यमुना चहचहा उठी। न जाने हरमान के जहन में अब क्या चल रहा था। उससे कोई चीज़ मख्फी नहीं रह सकती थी, ये तो सभी जानते थे। इंतज़ार की तमाम घड़ियां ख़त्म हो चुकी थी। दुल्हन की तरह सजे पैलेस में बारात आ रही थी, एक शानदार बारात जिसे देखने का ख्वाहिशमंद पूरा रशिया था। फौजान खानज़ादा बारात लाया था। वो घोड़ी पर सवार था और उसके पीछे कतार में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थीं। ढोल था, बैंड बाजे थे और आतिशबाजी हो रही थी। कोई फायरिंग कर रहा था तो कोई उन पर फूलों की बरसात कर रहा था।
डांस हो रहा था, नोटों की बारिश हो रही थी, वो लोग पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। रशिया के मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान में शादी थी। सबसे बड़ी बारात तो वो लाए थे जिसे देखने आधा रशिया आया था। हौजान घोड़ी से उतर चुका था। वो अपनी बारात समेत जहाँ से भी गुजर रहा था वहाँ फर्श पर पैसे ही पैसे बिखरे थे। अच्छे से इस्तकबाल किया गया था। आज की थीम के हिसाब से तमाम लड़के गोल्डन और महरून शेरवानी में मलबूस थे और दुल्हन महरून लहंगे में, जबकि बाकी तमाम लड़कियां महरून और गोल्डन रंग की साड़ी ज़ेबतन किए हुई थी। फौजान को स्टेज पर बिठा दिया गया था और अब नाजली हरमान और एजे के साथ स्टेज की ओर आ रही थी। फौजान ने एतराफ़ किया था कि अगर चांद भी उसके मुकाबले पर उतर आता तो नाजली से ज़्यादा खूबसूरत ना लगता। वो चलती हुई स्टेज पर आई तो फौजान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे सहारा दिया। नाजली स्टेज पर उसके रूबरू आ खड़ी हुई। फौजान ने बेक वक्त अपनी पॉकेट से नोटों की गड्डी निकाली और नाजली के सर पर से वारते हुए वो नोट हवा में उड़ाता चला गया। और ये कार्रवाई तब तक हुई जब तक नाजली की बलाएं लेते हुए और सदका उतारते हुए उसका दिल नहीं भर गया। अलबत्ता उसने अपनी बीवी की खूबसूरती पर 1 करोड़ का सदका दिया था। कुछ ही वक्त बाद उन दोनों का निकाह भी हो गया। नाजली हौजान के नाम हो गई और हौजान ने उसे पूरे दिल और जान से कबूल किया। अभी सब एक दूसरे को मुबारकबाद ही दे रहे थे कि हॉल की बत्तियां बंद हो गई। थोड़ी थोड़ी रोशनी ने मखसूस हिस्से को रोशन किया। एजे हाथ में माइक पकड़े खड़ा था। अपने अपने मोबाइल की टॉर्चेस ऑन किए और परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाए। टॉर्चेस ऑन हो गई थी। तकरीबन सब ने अपने मोबाइल्स का रुख उसकी ओर कर दिया था। एजे रोशन हो गया। ऐन वक्त म्यूज़िक प्ले हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया तो ऐना ने धीरे से थामते उन सब के होश उड़ा दिए। सब उन्हें एक साथ देखकर हैरान थे। असल तबाही तो मचाने वाले थे। फिर वाकई ही उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस स्टेज पर आग लगा दी थी। सब ने उन्हें कैप्चर किया था। लो मीडिया को एक और ट्रेंड मिल गया, रील्स और मीम्स बनाने का। बारात के फंक्शन के इख्तिताम पर बहुत ज़्यादा थकने की वजह से वो अपने कमरे में आ गई। मुलायमी पैरों से हाई हील्स आज़ाद की और बेड पर ढह गई। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि उसके आराम में बहुत बुरी तरह से खलल पड़ा। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था और बहुत ज़ोर से खटखटा रहा था। हसीन निगाहों से बोझल पलकों की बौछार उठाती वो मुंह बसोरती हुई बेड से उठी। अपना भारी कामदार उरूसी जोड़ा दोनों हाथों से थामे चलती हुई दरवाजे के नज़दीक आई। रुके रुके, कहाँ मुँह उठाए चले आ रहे हैं। नाजली ने दरवाज़ा खोला तो बेसब्र हौजान खानज़ादा फ़ौरन से पहले रास्ता बनाता अंदर जाने लगा, लेकिन नाजली ने अपने मेहंदी वाले हाथों से उसे वहीं पर रोक लिया। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, अब तो निकाह भी हो गया है। हौजान के चेहरे पर पुरकशिश मुस्कुराहट थी। आज उसकी जीत का दिन था। उसने नाजली को जीत लिया था। जश्न तो बनता था ना। निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। भवें उकेड़ गई। ये कौन सा ड्रामा था अब। दबतन हौजान की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या उसकी बीवी उसके सब्र को आजमाना चाहती थी। और ये रुखसती कब होगी बेगम साहिबा। हौजान ने उसके प्यारे नकोश वाले चेहरे पर निगाहें गाड़ी। वो आज हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, या फिर वो हौजान को ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब मैं चाहूँगी तभी रुखसती होगी। वह एक हाथ अपनी कमर पर रख गई, बिल्कुल बीवियों वाली अदाओं से। हालांकि इस वक्त हौजान को उस पर टूट कर प्यार आया। इतनी प्यारी बीवी भी नहीं होनी चाहिए यार। ऐसा नहीं चलेगा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। हौजान ने लापरवाही से शाने उचकाया। मतलब साफ था कि अब 1 सेकंड भी इंतज़ार नहीं कर सकता। फ़ौरन से मेरे कमरे में आओ। वह हुक्म सादिर कर रहा था और वो मज़े से उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मैं तो नहीं आ रही। वो तमाम हथियारों से लबरेज थी और ऊपर से नखरे दिखा रही थी। वल्लाह इस वक्त वो सीधी हौजान खानज़ादा के दिल पर लग रही थी। तुम्हारा मतलब उठा कर ले जाऊं। दीवार गिर दरवाजे पर हायल उसका हाथ नरमी से हौजान ने अपने हाथ में लेना चाहा। हाथ मत लगाइएगा वरना शोर मचा दूंगी। नाज़नीन ने झट से अपना हाथ पीछे अड़साल भत्ता। हौजान लब कतरता रह गया। उसके अरमानों पर पानी फिर गया। ये तो गलत बात है। शौहर पर पाबंदियाँ कौन लगाता है। उसका शिकवा शिकायत गिला करना जायज़ था, क्योंकि अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए। अरे साइड हटो, 2 घड़ी अपनी बीवी को चैन से देख तो लेने दो। पहले उसने इजाज़त तलब की। फिर नाज़नी की दिलनशीन निगाहों में झांकते वो उसे शानों से पकड़ता हुआ अंदर ले आया और पीछे पैर की मदद से दरवाज़ा बंद कर गया। हौजान, ये चीटिंग है। नाज़रीन ने उसका इरादा भापा। प्यार में कोई चीटिंग नहीं होती। तुम्हें पता है जब से शादी के फंक्शन स्टार्ट हुए हैं मैंने तुम्हें जी भर के देखा ही नहीं, लेकिन अब मेरा जितना जी चाहेगा मैं तुम्हें देखूंगा। फजान उसका हाथ थामता हुआ उसे बेड के करीब ले आया, फिर उसके भारी जोड़े को दोनों हाथों से संभालते बेड पर बिखेरा। कब तक। नाज़ली बेड पर बैठी तो फौजान उसके रूबरू बैठ गया। शायद आज की सारी रात।
اب نازلی کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اچھے سے حیران بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوزان نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا لال گھونگھٹ اس کے سر پر اور چہرے پر دیا۔ چاند پر پردہ ڈال دیا گیا، اس کا چہرہ چھپ گیا۔ یہ سب کیا ہے ہوزان؟ وہ سمجھ نہ سکی کہ ہوزان نے اس کا دوپٹہ چہرے تک کی اڑا دیا۔ منہ دکھائی نہیں چاہیے کیا بیگم؟ وہ شائستگی سے بولا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے کوئی سرخ رنگ کی ڈبی باہر نکالی۔ منہ دکھائی، یہ کیا ہوتا ہے؟ نازلی نے شانے اچکایا۔ ہوزان نے ڈبی اپنی گود پر رکھی، پھر نازلی کا گھونگھٹ اٹھایا۔ یہ رسم ہے نازلی، دلہن کو رخصتی کے بعد منہ دکھائی پر شوہر کی طرف سے کوئی تحفہ ملتا ہے، اور تمہارا تحفہ یہ رہا۔ ہوزان نے 2 نگاہوں سے اس کا چہرہ اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر اس نے اپنی گود پر رکھی مخملی ڈبی اٹھائی اور دھیرے دھیرے سے کھولی۔ نازلی فقط دیکھتی ہی رہ گئی۔ ڈبی کھلی تو ایک تیز روشنی دور دور تک پھیلی۔ یہ روشنی شاید چمکتے ہیرے کی تھی۔ اکثر لڑکیوں کو ہیرے بہت پسند ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا ڈائمنڈ رنگ لے لوں۔ ہماری منگنی بھی تو نہیں ہوئی نا، کیونکہ اگر ہوتی تو میں ڈائمنڈ کو ڈائمنڈ کی رنگ ہی دیتا۔ نازلی کو وہ چمکتی رنگ اچھی لگی تھی۔ اسے پسند تھے ایسے قیمتی تحفے جو آسانی سے نہ تو کوئی خرید سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو دے سکتا تھا۔ تو کیا ہوا، ابھی کر لیتے ہیں منگنی؟ نازلی سہولت سے بولی۔ البتہ ہوزان کا قہقہا بے ساختہ بلند ہوا۔ میری جان، منگنی شادی سے پہلے ہوتی ہے۔ ہوزان سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ تو کیا ہوا؟ ضروری تو نہیں ہماری نہیں ہوئی شادی سے پہلے، ہم شادی کے بعد کر لیتے ہیں۔ چلے جلدی سے مجھے رنگ پہنائے۔ نازلی اپنی ہی دھن میں بولتی ہوئی اپنا ہاتھ آگے بڑھا گئی تو ہوزان نے مسکراتے ہوئے ڈبی سے انگوٹھی نکالتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جلدی وہ چمکتی ہوئی انگوٹھی نازلی کی مخصوص انگلی پر پہنا دی گئی۔ انگوٹھی کی چمک دمک میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ نازلی کے ملائمی انگلیوں کی زینت بن چکی تھی۔ اب اس کی قیمت دگنی ہو گئی تھی۔ اور میری رنگ بھویں اچکائی گئی۔ وہ آپ کو بھی رنگ پہنانی ہے لیکن یک بیک نازلی کی نگاہ اس کی انگلی میں موجود نگینے کی انگوٹھی پر گئی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ رہی انگوٹھی، نکالے فوراً سے اگر منگنی کرنی ہے تو، ورنہ ایک سائڈ سے ہو گئی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ دلہن کے جوڑے میں بھی خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ یکایک ہوزان نے سر کو خم دیتے ہوئے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور نازلی کو تھمائی، جسے وہ ہنستے ہوئے ہوزان کی انگلی میں پہنا گئی۔ رشتہ مکمل ہوا۔ فلائٹ صبح 12 بجے کی تھی۔ وہ سب تیار تھے۔ ہال میں گہما گہمی سا ماحول تھا۔ 11 بج چکے تھے اور سب نے ایک آخری بار مل کر ناشتہ کیا تھا، اور اب وہ آفندی صاحب اور فریال بیگم سے مل رہے تھے۔ جبل بھی وہیں کھڑے تھے اور آنکھوں میں یمنا کو کچھ ہدایتیں بھی کر رہے تھے۔ آفندی صاحب تھوڑے مضطرب تھے۔ 4 دن تھے ان کے پاس، لیکن ان 4 دنوں میں ان سے زاران سے بات نہ ہو سکی تھی۔ انہوں نے زاران کو کہہ تو دیا تھا کہ وہ پاکستان جا کر ان سے کال میں بات کرے، کیونکہ وہ جب بھی زاران کے کمرے میں جاتے تھے وہ یا تو کمرے میں نہیں ہوتا تھا یا پھر کسی نہ کسی کام میں مہو ہوتا۔ آفندی کے دوست حمید صاحب اور حفصہ بیگم بھی پیلس میں ہی موجود تھے۔ اب ہرمان سب کو ملنے کے بعد ان کی طرف بڑھا تھا۔ حمید کے تاثرات بیزار تھے جب دیکھتے ہی دیکھتے ہرمان ان کے گلے لگ گیا۔ ایکس سسر جی، اپنا خیال رکھیے گا اور یاد رکھیے گا، اگر آپ نے مجھے برباد کیا تو میں آپ کو بلاسٹ کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ سوچے پھر کیا ہوگا۔ حمید درانی کا نیوز والے بتائیں گے کہ رشیا کے معروف بزنس مین نے وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ آفندی صاحب اس کے سینے پر ہاتھوں کا وزن ڈالتے دور ہو گئے۔ بات آج پھر ادھوری رہ گئی، ایک ادھورے راز کی طرح۔ سب کپلز خوش تھے، زاران اور ایلف بھی خوش تھے، لیکن زاران اس سے ناراض تھا اور اس کی ناراضگی ایلف کو مار رہی تھی۔ حالانکہ سب پرجوش تھے اپنی فیملی سے ملنے کے لیے، بی جان، چچا جان اور چچی جان۔ کتنا مزہ آئے گا جب وہ سب مل کر حویلی میں رہیں گے، خانزادوں کی حویلی میں۔ فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی، وہ لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکل چکے تھے۔ جلد ہی جہاز اڑ گیا۔ سفر ہلکی پھلکی باتوں اور خاموشی میں گزرا تھا۔ تھکان ہو گئی تھی کچھ گھنٹوں کے سفر سے۔ حالانکہ وہ رشیا سے پاکستان آ گئے، سفر تمام ہوا۔ جہاز پاکستان لینڈ ہو گیا۔ پاکستان نے ان چند لوگوں کا استقبال کیا۔ یہ ہوائیں، مٹی کی خوشبو، ہر چیز منفرد تھی۔ یہ احساس ہی منفرد تھا کہ وہ پاکستان آ چکے ہیں اور لاہور کی خوبصورتی دیکھنے جا رہے ہیں۔ بہت سے باب بند ہونے کے بعد ایک آخری باب کھلا، تو پھر آغاز کرتے ہیں اس آخری باب کا۔ ایک خوشگوار باب کا آدھی کہانی مکمل ہوئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اب آگے پاکستان کی سٹوری شروع ہو رہی ہے، تو آپ سب ضرور سننے کے لیے بے چین ہوں گے، تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔